आइए सुनते हैं असगर वजाहत द्वारा रचित एक रचना राजधानी, कथा श्रुति की आवाज़ में। उनकी वेशभूषा वातानुकूलित रेल के डिब्बे के अनुकूल ही थी। सिल्क का कुर्ता, उसी तरह का पजामा, पैर में हल्की चप्पलें, गले में सोने की चेन, आंखों पर सुनहरा चश्मा, दोहरा बदन, बैंक बैलेंस का आभास कराती आगे की ओर निकली हुई तोन। हाथ उठाए तो उंगलियों में हीरे की अंगूठियां, पैर उठाए तो पैरों में सोने के छल्ले, गर्दन उठाई तो 20 तोले की जंजीर, आंखें उठाई तो छलछलाहट, जैसे भरा हुआ शराब का प्याला, निश्चिंत मुस्कुराहट, हंसे तो दांतों में भरा सोना। वे जिधर हाथ डाल देते थे उनके धनवान होने का एहसास तेज दर हो जाता था। नीचे ये ब्रीफ केस निकाला तो विदेशी, चमड़े का थैला खोलकर गरम चादर निकाली तो कश्मीरी पश्मीना। 3 सीटों में तीसरी पर बैठे ब्रिटिश पासपोर्टधारी प्रवासी भारतीय 27 साल के बाद देश लौटे थे। वे इधर उधर हाथ नहीं डाल रहे थे, खिड़की में से बाहर अपने प्यारे देश की प्यारी जन्मभूमि के दर्शन तल्लीनता से कर रहे थे। धनवान सज्जन ने प्रवासी भारतीय से प्रारंभ में कुछ बातचीत की, उसके बाद दोनों का संवाद टूट गया था। राजधानी अपनी पूरी रफ्तार यानी 125 किलोमीटर प्रति घंटा पर आ चुकी थी। जिन पटरियों पर चल रही थी उनका क्या हाल हो रहा होगा। जमीन शायद कांप रही हो, धूल का बवंडर उठ रहा हो, मकान शायद हिल रहे हो, लोग शायद दूर खड़े हो गए हों, लेकिन अंदर संगीत बज रहा था। बाहर की हवा बाहर से अंदर नहीं आ सकती थी, अंदर की हवा बाहर नहीं जा सकती थी। तापमान तय था। दूधिया रोशनी में नहाए मुसाफिर राजधानी में ऊँघ रहे थे, ताश खेल रहे थे, खुसफुसा रहे थे, ठहाके लगा रहे थे, चाय कॉफ़ी पी रहे थे, रंगीन पत्रिकाओं के पृष्ठ उलट पुलट रहे थे। शाम की चाय सर्व की जा चुकी थी। बाहर धुंधलका बढ़ रहा था। धनवान सज्जन ने चमड़े का थैला खोला और उनके विदेशी घड़ी और हीरे की अंगूठियां पहने हाथ की गिरफ्त में स्कॉच विस्की की बोतल आ गई। उसी समय घोषणा हुई कि राजधानी में मादक द्रव्यों का सेवन जुर्म है। घोषणा सुनकर धनवान सज्जन मुस्कुराए और पास से गुजरते वेटर से ग्लास और सोडा लाने के लिए कहा। घोषणाओं, तुम क्या हो? गरीब की जोरू, वैश्या, ताश का पत्ता, धोखा? फिर तुम की क्यों जाती हो? किसके लिए की जाती हो? घोषणाओं, तुम छलावा हो। घोषणाओं, तुम ही हमारी व्यथा हो, तुम ही अभिशाप हो। घोषणाओं, तुम क्या हो? सोडा आ गया। धनवान सज्जन ने सामने लगी फोल्डिंग मेज खोली और उस पर ग्लास रख दिया। बैग बनाकर उन्होंने प्रवासी भारतीय से पूछा। प्रवासी भारतीय ने सज्जनता से इनकार कर दिया। धनवान सज्जन ने एक चुस्की लेकर वेटर से मुर्गे की टांगे तलवार लाने को कहा। वेटर ने हाँ में गर्दन हिलाई, जबकि मेरे ख्याल में उसे मना कर देना चाहिए था, या जिंदा मुर्गा लाकर उसके सामने खड़ा कर देना चाहिए था। जिंदा मुर्गा सज्जन को समझा देता कि टांगों का क्या महत्व और उपयोगिता है। बाहर प्यारी जन्मभूमि जब अंधेरे में खो गई तो प्रवासी भारतीय अंदर की ओर मुड़े। सज्जन और उनमें बातें होने लगी। जैसे जैसे विस्की ग्लास में कम होने लगी वैसे वैसे सज्जन की आवाज़ तेज होती चली गई। लेकिन यूरोप में लोग मानते हैं कि इंडिया बहुत गरीब है। वे प्रवासी भारतीय के इस बात पर बहुत ज़ोर से हंसे। कुछ क्षण तक हंसते रहे। प्रवासी भारतीय उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। बिल्कुल गलत बात है, हमारे यहाँ गरीबी कहाँ है, हर तरफ दिखाई देती है। हो, मैं समझाता हूँ आपको, हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति है, यानी कल्चर है। क्या मतलब? भाई साहब, आप यहाँ सड़क पर भीख मांगते लोगों को देखते हैं। जी हाँ। क्या आप समझते हैं वो गरीब हैं? जी हाँ। यही गलत, या कहें आप जानते नहीं। साहब, दिल्ली में एक गरीब बुढ़िया थी, भीख मांगकर गुजर बसर कर रही थी। टाट के पर्दे लगाकर झोपड़ी में रहती थी। एक दिन मर गई। उसके मरने के बाद उसकी झोपड़ी खोदी गई तो ज़मीन के नीचे कई लाख रुपए की रेजगारी निकली। समझे आप? कई लाख। अब आप उस बुढ़िया को क्या कहेंगे? गरीब? प्रवासी भारतीय चुप हो गए। कुछ क्षण बाद बोले, लेकिन ऐसा सबके साथ तो नहीं हो सकता। भाई साहब देखिए, किसी आदमी को सिर्फ अगर कपड़ा लपेटे कोई यूरोपीय देख ले उसे गरीब ही कहेगा ना। जी हाँ। अब बताइए, क्या गांधी गरीब थे? हाँ। अरे साहब, रियासत के दीवान के बेटे थे। हमारी तो परंपरा है, हमारे ऋषि मुनि क्या गरीब थे? पर यहाँ तो मैंने लोगों को भूख से मरते देखा है।
भाई साहब, वो बुढ़िया भी भूख से ही मरी थी जिसने लाखों रुपए की रेजगारी गाड़ रखी थी। प्रवासी भारतीय चुप हो गए, लेकिन सज्जन ने तीसरा ग्लास खत्म कर लिया था और अब उनकी आवाज़ इधर उधर तक पहुंच रही थी। भाई साहब, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हर आदमी लखपति है, लखपति। बताऊं कैसे? सुनिए, 2-2, 3-3 बार बार प्लॉट अलॉट होते हैं। प्लॉटों को बेचकर नई झुग्गियाँ डाल देते हैं। दिल्ली में किसी ने 3 प्लॉट कहीं किसी कीमत पर बेच लिए तो लखपति तो है ही, आप उन्हें गरीब कहेंगे? सज्जन का लहजा नरम हो गया। भाई साहब, ये यूरोप वाले समझ नहीं पाते। मौसम की वजह से हम लोग कपड़े कम पहनते हैं। अजी गरीबी कैसी, कहाँ की गरीबी। प्रवासी भारतीय थोड़ा चिढ़ से गए। उन्होंने अपनी सीधी की और बोले, मेरा लड़का ऑक्सफोर्ड में इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर है। उसने पीएचडी किया है इंडियन पॉवर्टी पर। आप समझते हैं वह सब झूठ है? मैं तो आपको आंखों देखी बता रहा हूँ। बात दरअसल ये है भाई साहब, यहाँ का आदमी काम करना नहीं चाहता, बस और कोई बात नहीं। आप कहीं चले जाओ, बैठे बैठे रोटी तोड़ने वाले ही ज़्यादातर मिलेंगे। क्या तरक्की हो सकती है? उन्होंने विस्की का एक घूंट लंबा किया। प्रवासी भारतीय अंधेरे में ही प्यारी मातृभूमि को देखने लगे। वेटर खाने की ट्रे लिए इधर उधर दौड़ने भागने लगे। संगीत की आवाज़ तेज़ हो गई। खाने के बाद सज्जन ने पान बाहर खाया और उसे मुंह में भरे भरे प्रवासी भारतीय की तरफ मुड़ गए। प्रवासी भारतीय भी कुछ बातचीत करने पर उत्सुक नजर आ रहे थे। सज्जन की आंखें भरी थीं। खाने के बाद नशा चढ़ता सा मालूम हो रहा था। सज्जन बोले, ये तो मैं मानता हूँ हमने तरक्की नहीं की है, लेकिन भाई साहब, क्यों नहीं की? जापान ने क्यों तरक्की की? इसलिए कि उसके 2 शहरों पर एटम बम गिरा दिया गया। जर्मनी ने क्यों तरक्की की? इसलिए वॉर में तहस नहस हो गया। रूस ने क्यों तरक्की की? इसलिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हर घर से 2 रूसी खेत रहे। समझे आप? हमारे यहाँ इंडिया में वॉर नहीं हुई। वॉर हो जाती तो। सज्जन हंसे। मैं तो कहता हूँ यहाँ एक ही एटम बम, अरे मैं कहता हूँ एक ही एटम बम गिरा दिया जाए। ऐसे नाजुक मौके पर मैंने मुंह खोला। आप ठीक कहते हैं भाई साहब, सिर्फ एक एटम बम गिरा दिया जाए, वो भी आपके शहर पर, जहाँ भी आप रहते हो, दिल्ली में, मुंबई में या जहाँ कहीं भी, और वो भी आपके घर के ऊपर ही गिरे। और उस समय जब आप अपने घर में हो, आपके बच्चे, पत्नी, माँ बाप, भाई बहन सब घर में हो। ये आप क्या कह रहे हैं? सज्जन की त्योरियां चढ़ गईं। आपकी तरक्की हो जाएगी भाई साहब। कमाल के आदमी हैं आप, वे चिल्लाए। आप भी तो कमाल के आदमी हैं भाई साहब। आप चाहते हैं मैं मेरा परिवार समेत मर जाऊं? उनकी आवाज़ तेज़ हो गई। वे घूर रहे थे। ये मैंने कब कहा है? बात तो एटम बम की हो रही थी। तो एटम बम क्या फूल है? ये तो आपको ही मालूम होगा। चुप रहिए, वे गरजे। मैंने आस्तीनें समेट ली। अब गाली गलौज का नंबर था, फिर मारपीट होती बेबात की बात पर। प्रवासी भारतीय के यूरोपीय संस्कार उभर आए। वे घबरा गए, बीच बचाव कराने लगे। सज्जन ने मेरी ओर इस तरह से देखा जैसे मैं 4 हूँ। फिर उनकी आंखों में मेरे लिए घृणा का भाव आया। फिर उन्होंने इस तरह देखा जैसे ललकार रहे हों। फिर उदासीनता और उपेक्षा का भाव आ गया। मैं कनखियों से उनकी तरफ देख रहा था। मैं मुस्कुरा रहा था और चाहता था सज्जन को थोड़ा और गुस्सा आ जाए, पर सज्जन के चेहरे पर भय छा गया। शायद सज्जन ने कल्पना में अपने घर एटम बम गिरते देख लिया होगा, और जो कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, पर सज्जन का नशा बिगड़ गया था या उतर गया था। सज्जन थोड़ी असुविधाजनक स्थिति में लग रहे थे। राजधानी पूरी रफ्तार और वेग से चली जा रही थी। जिसने ना देखी हो उसके लिए दैत्य के समान या महामारी जैसी। निस्सीमता में पूरी गति के साथ छोटे छोटे शहरों, कस्बों की फलांगती, गाँवों और पूर्वों में लांघती, खेतों और खलिहानों को कुचलती, पोखरों, तालाबों और नदी नालों को डराती, वनों उपवनों को रौंदती, ध्वनि और धूल का बवंडर उड़ाती। लगता केवल अंदर बैठे लोग ही सुरक्षित हैं, या वे शहर जहाँ यह शुरू या ख़त्म होती है। सब कुछ उसके पहियों के नीचे था। फिर भी सज्जन क्यों चाहते हैं कि देश पर एटम बम गिरा दिया जाए? आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।